नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए भागो वाली उपन्यास का तृतीय अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। इसी तरह की कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। जब से नौकरी लगी थी सुरेश की, तो उसे बहुत कम घर में रहने का मौका मिला। कभी कभार छुट्टियों में घर आता था तो घर की जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हो पाती थी। लिहाजा कॉलेज के जमाने के यार दोस्तों से भी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पास पड़ोस में भी कभी बैठने का मौका नहीं मिला था उसे। इस बार वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, सो उसने ठान लिया कि घर पर रहने की बजाय वह यार दोस्तों की कुशल खबर भी लेगा और गांव में भी सबसे मिलेगा। पिछले 5 दिनों से उसका यही क्रम चल रहा था। सुबह नाश्ता करने के बाद निकल जाता, फिर सांझ ढले ही घर आता। कॉलेज के कई यार दोस्त मिले भी और जो नहीं मिल पाए उनके बारे में जानकारी मिली। बचपन की यादें ताजा हो गई। कितना बदल गया है समाज। यार दोस्त भी कितने गंभीर हो गए हैं। सभी तो शादी के बाद जिम्मेदार और बाल बच्चेदार भी तो हो गए हैं। 2-3 दोस्तों ने तो यहीं पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। 2 दोस्त यहीं पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। एक दोस्त वीडियो बनकर यहीं पर आया है। सबसे एक एक कर वह मिला। खूब बातें हुई, हंसी मजाक और चुटकुले आदि सुनाने में दिन बीत गया। सुरेश को अपने कॉलेज के दिन खूब याद थे। जी भरकर मौज मस्ती की थी उसने भी अपनी कॉलेज लाइफ में। पिताजी उसे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, बहुत सजग थे वह उसकी पढ़ाई के प्रति। पर शुरू से ही सुरेश अपनी कक्षा में अव्वल कभी भी नहीं रहा। पढ़ाई में से उसका मन यारी दोस्ती में ही लगता था। पढ़ाई को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया उसने। शास्त्री जी की पहली संतान थी वह। मास्टर लोग भी उसे इस नाते खूब प्यार करते थे। बस इसी कारण थोड़ी चपलता आ गई थी उसके स्वभाव में। किसी तरह वह बीए पास करके दिल्ली आ गया। किस्मत से ही उसे एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। बस तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है और संतोष करना पड़ रहा है जीवन से। 5 दिन कट गए। अब परसों वापस जाना है, तैयारी भी करनी है लौटने की। देर शाम को घर पहुंचा तो पत्नी का मूड कुछ उखड़ा हुआ था। क्या हुआ होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं, जानने के लिए माँ के पास आकर बैठ गया। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है अब? उसने पूछा। अब तबीयत कैसी होनी है इस बुढ़ापे में, बस किसी तरह से दिन काट रही हूँ। दिल पे बस एक बात रह गई, इन दोनों छोटों की शादी कर दूं तो गंगा नहाऊं, दुखी स्वर में कहा था अम्मा ने। अरे सब हो जाएगा अम्मा, कुलदीप तो नौकरी लग ही गया। अब छोटा भी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, ढांढस दिया था उसने। हाँ, मुझे तो ज़्यादा चिंता इस छोटे की है, इस पर ज़्यादा बोझ आन पड़ा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अम्मा ने बेटे की मन की बात बताई। कुछ देर और बातें हुई। अम्मा ने भोजन लगा दिया। जयदीप भी आ गया था। जयदीप, कितनी रह गई अब तेरी पढ़ाई? सुरेश ने पूछा। बस भैया, अगले महीने परीक्षा है। फिर क्या विचार है आगे? 1-2 जगह फॉर्म भर रखे हैं, देखिए क्या होता है। बस वैसे मेरी मर्जी तो आर्मी में जाने की है, जयदीप बोला। अरे इतना पढ़ लिख कर आर्मी में जाएगा क्या? सुरेश ने पूछा। भैया, आर्मी में तो अब क्वालिफाइड लोग जा रहे हैं, अब तो आर्मी की नौकरी मिलनी सरल बात नहीं। हाँ, यह तो ठीक कह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आर्मी के प्रति युवाओं का रुझान जो बढ़ा है। सुरेश उसकी बात से सहमत होकर बोला। सिर्फ रुझान नहीं भैया, सम्मान भी बढ़ा है आर्मी के प्रति लोगों का। अब तो सबको समझ में आ गया है कि सेना ही देश की सच्ची हितैषी है। हाँ, यह तो बिल्कुल सच है। पहले लोग आर्मी और आर्मी के जवान को बहुत हल्के में लेते थे। सुरेश ने सहमति दी। सुरेश ने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया कि अपनी उम्र की तुलना में जयदीप काफी गंभीर है। शायद परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया, वरना उसकी उम्र में तो वह काफी चंचल था। अपने भविष्य और नौकरी के बारे में तो उसे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। खाना खाकर सुरेश अपने कमरे में चला गया। छुटकी अभी तक दादी के पास ही थी। रश्मि भी कुछ देर खाना खाकर आ गई। रश्मि, छुटकी को भी ले आओ, सुरेश बोला। दादी के पास है, अभी ले आती हूँ, कहकर रश्मि बाहर चली गई। कुछ देर बाद छुटकी भी आ गई। वह उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते छुटकी सो गई। रश्मि ने बत्ती बुझा दी।
आज कुछ सुस्त लग रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बात करने के उद्देश्य से सुरेश ने पूछा। मेरी तबीयत की चिंता क्या है तुम्हें? रुखाई से कहा रश्मि ने। अरे तबीयत खराब है तो बताना चाहिए था ना, सुरेश ने कहा। किसे बताती, आपको फुर्सत होती तब ना। चलो अच्छा, अब तो बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। चलो सिर दबा देता हूँ, मनाने वाले अंदाज में सुरेश ने कहा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, अब ठीक है। कुछ देर खामोशी रही, फिर रश्मि ने ही बात आगे की। कल आप कहीं मत जाना, जाने की भी तैयारी करनी है। रश्मि ने कहा। अरे क्या तैयारी करनी है, कपड़े ही तो पैक करने हैं। वह तो 1 घंटे में कर दूंगा। ढेर सारा काम है, छुटकी को होमवर्क करवाना है, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं। अरे सब हो जाएगा, कल कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बाद में हड़बड़ी मत करना, चेतावनी दी रश्मि ने। सिर्फ मुस्कुरा भर दिया सुरेश। चाहती तो थी रश्मि कि सुरेश से घर के बंटवारे के विषय में खुलकर बात करे, किंतु अपनी बात कहने के लिए उसे यह उचित समय नहीं लगा। चाहने के बाद भी वह भूमिका नहीं बना पाई। किसी भी बात को कहने का कोई उचित अवसर होता है, तभी उस बात का सकारात्मक असर भी होता है। अब केवल कल ही का दिन शेष है, इसलिए ठीक जाने से पहले घर में कोई तनाव पैदा करना ठीक नहीं होगा। सो रश्मि ने मन की बात मन में ही दबा ली। उसने तय किया अब दिल्ली जाकर ही इस विषय पर अपने पति सुरेश से बात करेगी। दिल्ली पहुंचने के बाद एक दिन तो रश्मि को घर व्यवस्थित करने में लग गया। हालांकि देवर तो यहीं था, फिर भी दूसरी जगह से आने के बाद अस्त व्यस्तता महसूस ही तो होती रहती है। हर स्त्री अपना घर बार अपने हिसाब से व्यवस्थित करती है, उसमें थोड़ी सी भी अव्यवस्था उसे बर्दाश्त नहीं होती। रश्मि भी इस छोटे से घर को बड़ी तहजीब से संवारती थी। कई बार तो उसकी पति से भी नोकझोंक हो जाती थी इस मामले में। सुरेश थोड़ा लापरवाह किस्म का आदमी था। ऑफिस से आने के बाद कहीं कपड़े तो कहीं जूते छोड़ देना, सुबह नहाने के पश्चात गीला तौलिया बाथरूम में ही छोड़ देना, ब्रश करने के बाद दूसरी जगह रख देना, अपनी डायरी पेन कहीं और रख देना। ये सब बातें ऐसी थी जिसके लिए रश्मि उसे बार बार टोकती रहती थी। वह चाहती थी कि जो चीज़ जहाँ हो वहीं व्यवस्थित रखी जाए, और तो और उसे चाय व खाने के बर्तन की जगह भी उसी तरह चाहिए जैसे उसने तय कर रखी। सुरेश उसकी इस आदत से परेशान तो रहता था, किंतु क्या करता, अपनी भी तो आदतें खराब थी। बचपन से ही अपने प्रति काफी लापरवाह था वह। इसका एक कारण यह भी था कि अम्मा ने भरपूर प्यार और सुविधाएं दी थी उसे। कभी एक लोटा पानी तक नहीं उठाया था उसने। घर में सब कुछ अम्मा ही व्यवस्थित किया करती थी। घर से लौटने के बाद पूरा दिन साफ सफाई करती रश्मि। हालांकि घर काफी साफ शुद्ध बना रखा था कुलदीप ने, फिर भी उसे दूसरे के कामों में कुछ ना कुछ खामी नजर आ ही जाती थी। इधर के बर्तन उधर, यहाँ के कपड़े वहां करते करते कमर दुख गई थी उसकी, काफी थक भी गई थी। साय को उसने जल्दी खाना बनाया और लेट गई। कल से छुटकी का स्कूल भी था और पतिदेव का ऑफिस भी। एक सप्ताह घर रहने के पश्चात अब उसे किराए के इन 2 कमरों में घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि वहां भी घर छोटा ही था, किंतु खुली खुली जगह थी। बाहर भीतर बाएं दाएं चारों तरफ खुला ताजा हवा और सुंदर नजारे। यहाँ तो तंग और बदबूदार गलियों के किनारे कीड़े मकोड़े की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। 2 कमरों की इस गृहस्थी में कितना मुश्किल होता है एक परिवार का गुजारा करना। ऊपर से देवर अलग से यहीं रहता है। घर में देवर और देवरानी के ठाट बाट बार बार उसके मन मस्तिष्क को झकझोर रहे थे, किंतु कितना उन्मुक्त जीवन जी रहे थे वे लोग। ना कोई जिम्मेदारी, ना किसी तरह का तनाव। साय को खाना खाने के बाद बिस्तर साफ करते हुए सने अपने दिल की बात होठों तक उसने ला ही दी। सुनो जी, वह धीरे से बोली। सुनाओ जी, उसी तर्ज में सुरेश भी बोला। देवर जी की अब नौकरी लग गई है। हाँ खुशी की बात है, हाँ खुशी की बात है, पर मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ तो कह दो। मैं कह रही थी कि अब उनको अपना इंतजाम खुद अलग से कर लेना चाहिए। क्या? सोते से जैसे जाग गया सुरेश। यह क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ। अब हमारी बच्ची भी बड़ी हो रही है। 2 कमरों के इस घर में की जगह में तंगी अलग से है। लेकिन रश्मि अभी उसकी नई नई नौकरी है, कहाँ जाएगा वह कहीं भी जाए, इतनी बड़ी दिल्ली पड़ी है। लोग नहीं रह रहे क्या? ऐसा क्यों कहती हो? वह भी तो कुछ ना कुछ कमा कर दे रहा है तुम्हें। फिर छुटकी को स्कूल छोड़ना लाना, बाजार से सामान लाना, इतनी सब मदद तो करता है हमारी। तो तुम यह समझते हो कि उसकी कमाई से ही हमारा घर चल रहा है? उसका दिया हुआ
तो उसके साबुन पेस्ट के लिए भी पूरा नहीं होता। रही बाजार से सामान और छुटकी को छोड़ने लाने की बात, वह मैं स्वयं भी कर सकती हूँ, इतना वक्त तो है ही मेरे पास। रश्मि ने उसके तर्क का अकाट्य जवाब दिया। लेकिन रश्मि, हमारा कुछ फर्ज भी तो है उसके प्रति, फिर माँ क्या सोचेगी? लाचार सुरेश ने आखिरी हथियार फेंका। हाँ, उंगली हवा में नचाकर रश्मि बोली, फर्ज का ठेका क्या अकेले तुमने ले रखा है उम्र भर? यहाँ हम इतनी तंगी में जीवन गुजार रहे हैं और तुम कहते हो कि माँ क्या सोचेगी? माँ उनके बारे में नहीं सोचती जो वहाँ मौज कर रही हैं? कुछ कड़वाहट भरे लहजे में बोली रश्मि। कोई जवाब नहीं था सुरेश के बाद। रश्मि ने आगे बोलना शुरू किया। हम तो समझते थे कि वहाँ अम्मा और देवर जी का खर्चा दूसरे देवर उठा रहे हैं, किंतु अम्मा और देवर जी तो खुद अपना खर्चा उठा रहे हैं। दूसरे वालों की तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। छोड़ो रश्मि, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई? बात को टालने के उद्देश्य से सुरेश बोला, मेरी बातें तो तुम्हें फिजूल की लगती हैं। आखिर कब अकल आएगी तुम्हें? देखना, एक दिन पछताओगे जरूर। रश्मि ने भी अपनी बात समाप्त कर दी, लेकिन उसे इस समय अपना पति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख लग रहा था। 1 हफ्ता घर में गुजारने पर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी अकल नहीं आई इस आदमी को। आखिर कब तक इस तरह फर्ज जिम्मेदारी की रट लगाकर रखेगा? अपने भविष्य की इसे चिंता नहीं। बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं में जाएगी, उसकी फीस में भी बढ़ोतरी होगी। एक छोटी सी तनख्वाह से कैसे काम चलेगा? फिर कभी सुख दुख के समय अपने पास थोड़ी बहुत बचत भी तो होनी चाहिए। कल लड़की को कुछ कोर्स कराना होगा तो कहाँ से एक मस्त पैसा आएगा? उसके हाथ पीले करने होंगे। यह सब कैसे होगा? बचत के नाम पर आज कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। कब तक जीते रहेंगे हम ऐसी जिंदगी? काफी तनाव महसूस कर रही थी वह। सुरेश ने करवट बदलकर सोने का उपक्रम किया, किंतु नींद तो उसकी आंखों से दूर हो गई थी। एक हद तक उसे रश्मि की बातों में कुछ सच्चाई भी प्रतीत हुई। आखिर रश्मि उसकी पत्नी है, जो कुछ भी कहेगी उसकी भलाई के लिए ही तो कहेगी। बात आगे ना बढ़े इसलिए नींद का बहाना करके वह चुपचाप लेटा रहा। दिल्ली जैसे महानगर में किराए का कमरा ढूंढना सचमुच भगवान के ढूंढने से कम ना था। नई नई नौकरी, सीमित तनख्वाह और ऊपर से इतनी महंगाई। दिल्ली का कुलदीप भी को अभी तक कुछ खास अनुभव भी नहीं था। केवल 7 महीने ही तो हुए थे उसे यहाँ आए हुए। नौकरी की तलाश में हालांकि उसे काफी दिन दिल्ली में भटकना भी पड़ा था, किंतु इसके बावजूद भी वह यहाँ के सड़क मार्गों और मोहल्लों, सेक्टर और बस्तियों से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाया था। मगर क्या करता? आखिर कुलदीप कल अचानक भाभी ने घर गृहस्थी अलग करने का फरमान जो सुना दिया था उसे। कल ही की तो बात है। सुबह जब वह छुटकी को स्कूल छोड़कर नाश्ते की टेबल पर बैठा तो भैया नहीं दिखे। भैया कहाँ गए भाभी? पूछा उसने। कल रात जरा देर से सोए थे, तबीयत खराब है उनकी। कुलदीप को बताया था रश्मि ने। तो मैं दवाई ले आता हूँ। तुरंत खड़ा हो गया कुलदीप। अरे नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं, सिर दर्द बता रहे थे सुबह, अभी उठाती हूँ। उन्हें भी तो ऑफिस जाना है अपने, तुम नाश्ता कर लो। रश्मि ने नाश्ता परोस दिया। देवर जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? भूमिका बांधते हुए कहा रश्मि ने। नहीं भाभी, बुरा क्यों मानूंगा, आप कहिए तो। दरअसल अब तुम्हारी भी नौकरी लग गई है और इधर छुटकी भी बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही है। रश्मि ने बात आगे बढ़ाई। भाभी का इशारा समझ नहीं पाया था कुलदीप। कुछ और ही सोचकर बोला, तो क्या दूसरा घर ढूंढना है? नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि अब आप अपना इंतजाम कहीं और कर लेते तो ठीक रहता, रश्मि बोली। नहीं भाभी, आप ठीक कहती हैं। और खाने की टेबल से उठ गया था कुलदीप। फिर कल से ही उसने कमरा तलाशने का कार्य भी शुरू किया। कई जगह घूमा, कई कमरे देखे, कुछ तो पसंद नहीं आए, और जो पसंद आए तो किराया इतना अधिक कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाती। फिर उसे यह भी देखना था कि कमरा ऐसी जगह मिले जहां से वह एक ही बस में बैठकर ऑफिस जा सके। दिल्ली में तो सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। ऑफिस जाने के लिए 2-2, 3-3 बसें बदलनी पड़ती हैं। ऐसे में पैसा भी ज़्यादा लगता है, साथ ही समय भी अधिक लगता है। थक हार कर उसने निर्णय लिया कि किसी पार्टनर को मिलाकर वह कमरा ले लेगा। उसे अपनी ही कंपनी में अपने ही कस्बे के नज़दीक का एक लड़का मिल गया। कंपनी में वह काफ़ी पुराना था। अब तक उसके साथ उसकी पत्नी रह रही थी, किंतु घर में माताजी की मृत्यु के बाद वह पत्नी को घर छोड़ आया था। लंच के समय कुलदीप को कंपनी के गेट से बाहर जाते हुए देखकर उसने पूछ लिया था। किधर जा रहे हो कुलदीप? भूपेंद्र ने पूछा। कुलदीप ने उसे अपनी पूरी समस्या बतला दी। और इसमें परेशान होने की बात क्या है, मैं भी आजकल अकेला रह रहा हूँ, पत्नी घर गई।
5-6 महीने तक वहीं रहेगी। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह लो, बेहद अपनेपन से भूपेंद्र ने कहा। बात पसंद आ गई कुलदीप को। जमी जमाई गृहस्थी थी भूपेंद्र की, सो उसे फिलहाल गृहस्थी जोड़ने में कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। कमरे का आधा किराया देना है और आधा राशन पानी खर्चा करना होगा। इसके लिए वह भी काफी सस्ता पड़ेगा। सो उसने अपनी सहमति दे दी और रविवार से साथ में आने को कह दिया। भूपेंद्र भी खुश हुआ। वह भी एक पार्टनर की तलाश कर रहा था। 2 महीने से वह अकेले ही इन 2 कमरों का किराया दे रहा था। ऊपर से अकेलेपन में खाने पीने में भी दिल नहीं लग रहा था। पत्नी तो अभी 6-7 महीने में आएगी, तब की तब देखी जाएगी। तब यदि कुलदीप कमरा अलग कर लेगा तो वह स्वयं अपने लिए दूसरा कमरा ढूंढ लेगा। फिलहाल तो बात बन ही गई। कुलदीप स्वभाव से भी अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, साथ ही उससे बड़ी पोस्ट पर उसी की कंपनी में है। अपने घर के नजदीक का है, सो अलग। पिछले 2-2.5 माह से वह कुलदीप के साथ कार्य कर रहा था। इस दौरान उसने कुलदीप का व्यवहार और विचार पूरी तरह समझ लिया था। उसके व्यवहार में शालीनता और वाणी में मधुरता थी। अरे शुभ, काम में देर कैसी, किस बात की? रविवार ही क्यों, कल बृहस्पतिवार है, सबसे बढ़िया दिन। कल ही आ जाओ बोरिया बिस्तर उठाकर। भूपेंद्र ने उसकी रविवार को आने की बात पर कहा तो कुलदीप को भी बात जच गई। जब भाभी ने फरमान सुना ही दिया है और कमरा अलग करना है तो फिर 1-2 दिन क्या देखने, कल ही आ जाएगा। यहाँ सामान भी क्या है उसके पास, एक बिस्तर, एक कपड़ों की अटैची और अपनी कुछ कॉपी किताबें। कुल मिलाकर 3 सामान होते हैं। कॉपी किताब वह किसी पेटी में डालकर पैक कर लेगा, एक रिक्शा या 3 व्हीलर पर पहुंच जाएगा भूपेंद्र के यहाँ। टेंशन खत्म। हाँ, यह भी ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल 9 बजे तक यहाँ आ जाऊंगा सामान लेकर, फिर यहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। कुलदीप बोला। 9 बजे क्यों, पहले ही आ जाना, नाश्ता मैं तैयार करूंगा। भूपेंद्र ने उसे और उत्साहित किया। चलो, यह भी ठीक रहेगा। उसकी बात मान ली कुलदीप ने। साय को कुलदीप जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में गत्ते की एक बड़ी पेटी देखकर भाभी ने आश्चर्य से पूछा, अरे यह क्या है? पैकिंग के लिए लाया हूं भाभी जी, कुलदीप ने कहा। पैकिंग के लिए? हाँ, मुझे कमरा मिल गया। कमरा मिल गया? अनायास ही एक झटका सा लगा रश्मि को। कुलदीप ने भी यह बात साफ महसूस की। अरे, तो मैंने यह थोड़ी कहा था कि तुम कल ही घर से चले जाओ, अपने को संयत करती हुई रश्मि ने कहा। आराम से चले जाते 2-1 महीने में। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जाना तो था ही, कल क्या और 1-2 दिन बाद क्या? कुलदीप ने मुस्कुराकर कहा तो कुलदीप की यह मुस्कुराहट रश्मि को जैसे चीर गई। कुछ जवाब नहीं दे पाई रश्मि। चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर बुरा मत मानना तुम। बुरा किस बात का? कौन सा लंदन जा रहा हूँ, आता रहूंगा अपनी छुटकी को देखने, कुलदीप ने अपनत्व से कहा। अब की बार रश्मि भी मुस्कुरा दी। कुलदीप तो दूसरे ही दिन कमरे का प्रबंध कर लेगा। रश्मि को विश्वास नहीं था। रश्मि को मालूम था दिल्ली जैसी जगह में कमरा ढूंढने में कितनी मुश्किलें आती हैं। 10 बजे से 6 बजे तक उसकी नौकरी, और फिर जहां भी वह कमरा ढूंढने जाता 6 बजे बाद ही जाता। इसलिए उसने कमरा अलग करने की बात उसके कान में डाल दी थी। वह तो सोच रही थी कि 1-2 महीने बाद ही जा पाएगा वह। हालांकि कुलदीप को कमरा मिल जाने से वह खुश भी थी, लेकिन अंदर ही अंदर यह भी डर था कि कहीं सुरेश उस पर नाराज ना हो जाए। लेकिन वह समझा लेगी किसी न किसी तरह तो सुरेश को। अम्मा किसी तरह से अपने दिन निकाल रही थी, इस आशा में कि कल जयदीप की नौकरी लग जाए तो उसे एक और फर्ज से निजात तो मिल जाएगी। सुबह से ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती और देर रात जयदीप जब खाना खा लेता तो फिर उसकी दिनचर्या का समापन होता। लेकिन ऐसे में भी उसे कभी मुश्किलें नहीं आई, बल्कि एक आत्मसंतुष्टि का ही एहसास हुआ। दूसरी बहू भी एक बेटी की मां बन गई थी, पर दूसरी बहू के साथ अब अम्मा और छोटे जयदीप के दिन ब दिन संबंध कटु से कटुतर होते चले जा रहे थे। ना जाने किस मिट्टी की बनी थी बहू की हर बात में लड़ने को तैयार। जयदीप कभी कभार छोटी को अपनी गोद में उठा लेता तो किसी ना किसी बहाने वह उसे वापस ले लेती। कामकाज करते वक्त जब छोटी बहू छोटी को छोड़ देती तो वह रोती रहती। अम्मा उसे अपने पास ले आती तो यह भी नहीं उसे सुहाता। रहने दो अम्मा, इसकी आदत खराब हो जाएगी गोदी में रहने की, वह टोक देती। अम्मा समझती तो सब कुछ थी, पर कहती कुछ ना थी। वक्त की सुई लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान कुलदीप भी दिवाली की छुट्टी में घर आ गया। माँ के लिए सूती धोती, जयदीप के लिए पैंट कमीज, भाभी के लिए साड़ी और भाई के लिए कुर्ता पजामा, छोटी के लिए गरम सूट लेकर आया था। खूब खर्च किया था उसने घर आने के लिए। आखिर पूरे 1.5 वर्ष के बाद जो घर आया था, वह भी नौकरी लगने के बाद पहली बार।
उसे देखकर अम्मा बहुत खुश हुई। आज तीनों बेटे उसके पास थे, कमी थी तो बड़े बेटे की। कितना भरा पूरा घर लग रहा था। आज शास्त्री जी होते तो कितना खुश होते। कुलदीप ने ही बताया था कि बड़े भैया भी 3-4 दिन बाद छुट्टी पे घर आ रहे हैं। सुनकर अम्मा की खुशी का ठिकाना ना रहा। कुलदीप घर आने से पहले भाई के कमरे में हुआ आया था। रविवार को वहां जाते समय वह छुटकी के लिए 2-3 खिलौने, कलर पेंसिल का सेट और कुछ चॉकलेट आदि भी ले गया था। छुटकी उसे देखते ही उससे चिपट गई थी। भैया तो बहुत ही खुश हुए। भाई तो आखिर भाई जो होता है। आंखों से आंसू छलक आए थे उसकी। क्यों रे, अब आ रहा है पूरे 3 महीने बाद? प्यार से उसकी छाती पर मुक्का मारा था उसने। क्या बताऊं भैया, टाइम लगता ही नहीं, कहा कुलदीप ने। संडे में कहाँ मस्ती मारता है? मस्ती कहाँ भैया, संडे को तो काम ही इतना हो जाता है, बस कपड़े धोना, सुखाना, सफाई करना करते करते तो मेरी तो कमर ही दुख जाती है। अरे तो फिर काम वाली ले आओ ना। भाभी चेकी, काम वाली रखूंगा तो खाऊंगा क्या दिल्ली में? अरे ऐसे काम वाली नहीं, परमानेंट काम वाली की बात कर रही हूँ बुद्धू, समझाया भाभी ने। इशारा उनका शादी को लेकर था। शर्मा गया था कुलदीप। यही बात तो घर आकर अम्मा ने भी सबसे पहले कही थी। हे भगवान, कितना कमजोर हो गया रे, तो खाना नहीं खाता क्या? खाना क्यों नहीं खाता? तो फिर यह हालत क्यों बना रखी है? चिंतित माँ ने पूछा। फिर अपने आप जवाब भी दे दी। अच्छा मुझे मालूम है, खुद खाना बनाना पड़ता होगा, कपड़े झाड़ू पोछा सब तो करना पड़ता होगा। हाँ माँ, वह तो करना ही पड़ता है, कुलदीप ने कहा। तो चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही तेरा सब बंदोबस्त करती हूँ, माँ ने कहा। तो कुलदीप हंस पड़ा। अरे माँ, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, वह बोला। अरे तुझे नहीं जल्दी, मुझे तो है। कितना कमजोर हो गया मेरा बेटा। 2 टाइम की रोटी मिलेगी तो आराम से तो खाएगा। हर माँ की यही इच्छा होती है कि जब बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो वह उसके लिए बहू ले आए। यह इच्छा अब अम्मा के दिल में बलवती हो उठी। तीसरे दिन सुरेश भी परिवार सहित घर आ गया। घर में एक नया मेहमान भी था, यानी छुटकी का छोटा भाई। अभी 1 माह पहले ही बेटे को जन्म दिया था रश्मि ने। इसकी सूचना उन्होंने घर भी भिजवा दी थी। आज पूरे परिवार में 10 सदस्य थे। रौनक आ गई जैसे घर में। 4 सदस्य सबसे बड़े के परिवार के, 3 सदस्य दूसरे के परिवार के, 2 छोटे बेटे और अम्मा स्वयं। यूं कहो कि 4 बेटे, 2 बहुएं, 3 नाती नातिन थे आज अम्मा के पास। यदि किसी की कमी खल रही थी तो वह थी शास्त्री जी की। आज शास्त्री जी होते तो उन्हें अपना भरा पूरा परिवार एक साथ देखकर कितनी खुशी होती। दिल में एक टीस जैसी उभर आई अम्मा की। बेटे, आज तुम्हारे पिताजी होते तो कितना खुश होते सबको एक साथ बैठा देखकर। अम्मा की आंखें भर आई। पिछले 1-1.5 वर्ष में इतना कुछ संघर्ष और इतनी कुछ परेशानियों के बाद भी अम्मा सब कुछ भूल बैठी थी। उसे आज अपने को मिला नाम। भागो वाली अम्मा जाने क्यों फिर सार्थक नजर आ रहा था। यह बात नहीं कि बेटों को अपने पिता की याद नहीं आती, लेकिन पुरुष स्वभाव के कारण वे जब तब इसे व्यक्त नहीं करते थे। चारों भाई अपने पिता के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। पिता के जाने के बाद उनकी कमी हमेशा खलती रही चारों को। यदा कदा यह बात वे आपस में व्यक्त भी कर लेते। चूल्हे तो 2 हो चुके थे। परिवार बड़ा हो गया था, इसलिए यह हल निकाला गया कि आजकल एक ही चूल्हा कर दिया जाए। खाना बड़ी बहू और छोटी बहू मिलकर बनाएंगी। छुट्टियां बस कुछ ही दिन की थी, सो अम्मा उचित समय देकर कुलदीप की शादी के बारे में भी सबकी जिम्मेदारी तय करने की बात सोच रही थी। अगले दिन चारों भाइयों को एक साथ बैठे देखकर अम्मा ने ही बात शुरू की। देखो, तुम चारों भाई एक साथ बैठे हो इस समय, मैं तुमसे कुलदीप की शादी के बारे में बात करना चाह रही थी। अम्मा ने भूमिका शुरू की। तुम्हारे मामा ने कुछ महीने पहले कुंडली भेजी है। परिवार अच्छा है, मुझे पसंद है, अपनी बिरादरी की भी है, यहीं उत्तराखंड में ही रहते हैं। तुम लोगों की क्या राय है? दोनों बड़े भाई चुप रहे। दोनों के अंदर तो यह डर सता रहा था कि शादी के लिए दोनों को खर्चा करना पड़ेगा। अभी तो इसकी नौकरी लगे 6-7 महीने हुए। पैसा कहाँ जमा किया होगा इसने इतना? लेकिन अम्मा, बड़े ने कुछ कहना चाहा तो अम्मा ने उसे तुरंत टोक दिया। लेकिन कुछ नहीं। तुम तीनों बड़े भाई कल ननिहाल होकर आ जाओ, लड़की देखा और साथ ही घर बार भी। कोई कुछ ना बोला, लेकिन अंदर अंदर दोनों बड़े भाइयों की बेचैनी बढ़ गई। अम्मा के पास तो कुछ नगद है नहीं, छोटों को कुछ कह नहीं सकती, ऐसे में इस शादी का खर्चा उनके ही सिर तो आन पड़ेगा। दूसरे ही दिन तीनों भाई ननिहाल चले गए। मामा जी ने लड़की वालों के यहाँ संदेश भेज दिया। वहां से तीनों लड़की वालों के घर होकर भी आ गए। कुलदीप को लड़की पसंद आ गई थी। 12वीं कक्षा पास थी, घर बार भी ठीक था। लड़की के पिता की दुकान थी, साथ में एक जीप
जिसे लड़की का बड़ा भाई चलाता था। दोनों बड़े भाइयों को परिवार पसंद आ गया। घर आकर उन्होंने अम्मा को सारा विवरण बता दिया। अम्मा ने भी अपनी सहमति दे दी। कुलदीप तैयार है तो सब कुछ ठीक है। ठीक तो सब कुछ है, लेकिन असली समस्या तो खर्चे की है। अम्मा ने दूसरे ही दिन मामा को खबर भेजकर बात भी पक्की करवा दी। साथ ही सीधा शादी का दिन निश्चित करने को कह दिया। उधर से संदेश आ गया कि ठीक 4 महीने बाद शादी का शुभ दिन निकल आया। दोनों बड़े भाइयों की धड़कनें बढ़ गई। दोनों मनी मन परेशान हो रहे थे, लेकिन अपनी परेशानी दोनों ने अपने तक ही सीमित रखी। एक दूसरे के साथ कुछ भी व्यक्त नहीं किया। धड़कनें कुलदीप की भी बढ़ गई, किंतु खर्च के डर से नहीं, बल्कि शादी की कल्पना से। जब से उसने माधुरी को देखा था, वह बस उसी की कल्पना में खोया रहता। कितनी सुशील है, साथ ही सुंदर भी। तीखे नैन नक्श, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और भरी पूरी देह, सादगी और सौम्यता की प्रतिमा। दीपावली का त्योहार हंसी खुशी और प्रेम प्यार से गुजर गया तो दिल्ली वाले दोनों भाई भी अपनी नौकरी पर लौट गए। दोनों बड़े भाइयों के को इस बात का सुकून था कि चलो कम से कम शादी के खर्चे के बारे में तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्हें चिंता खाए जा रही थी कि शादी का दिन तो अम्मा ने 4 महीने बाद तय करवा दिया, किंतु खर्चा आएगा कहाँ से और व्यवस्था होगी कैसे। बड़ा सोच रहा था कि दिल्ली में इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है, जो थोड़े बहुत पैसे बुरे वक्त के लिए बचाए थे अब यहाँ लगाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ दूसरा भाई भी यही सोच रहा था, इतनी जल्दी क्या थी इसकी शादी की, 1-2 साल कमा लेता तो हम भी सस्ते में ना निपट जाते।